हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कवर करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पूरा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ सब के बारे में डिस्कस किए हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा एफकेट 1 2026 एग्ज़ाम के लिए। और पूरा जो लेक्चर चलने वाला है पूरा एफकेट को टारगेट करके ही बनाए जा रहे हैं। क्लियर है क्या? फिर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एफकेट में, उसी तरीके से हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं। इसका अगला जो पार्ट आने वाला है, पार्ट मतलब एमसीक्यू का पार्ट, ठीक है। एमसीक्यू का पार्ट उसको देख लेना, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी पोर्शन को पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या है, प्रैक्टिकली अप्लाई हो जाएगा कि यहाँ पे पढ़ रहे हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वहाँ पे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और पूरा जो इसका PDF है ना, हर नोटिफिकेशन जो है ये टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है, तो इसको ज्वाइन कर लो। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पॉलिटी को, जिसमें आज हमें कवर करना है वो है साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले ये जानो, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे इंडिया का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर किया जाता है। इंडिया का न बोलो के इसको हम लोग वर्ल्ड का लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हर एक रेस्पेक्ट से, हर रूल्स एंड रेगुलेशन, हर डायमेंशन में इसको कवर किए गए हैं, पूरा रिटन फॉर्मेट में है, इसलिए इसको कंसीडर किया जाता है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लिख लिए हो ठीक है, लेकिन कई ऐसे कंट्री जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है। जस्ट कई में ऐसे चलता है कि मोनार्कियल फॉर्म चलता है, जो राजा है उसी का पूरा आदेश जो है उसको पालन कर रहे हैं। तो कई कंट्री ऐसे जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिलते हैं, एग्जाम्पल इंडिया का ले सकते हैं। और कई कंट्री ऐसे होते हैं जिसमें से कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं है। ठीक है, तो क्या इसमें डिफरेंस होता है, इसको थोड़ा एक बार कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और पूछे गए हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि कंबाइंड विथ अ स्ट्रक्चर इन अ सिस्टमेटिक फॉर्म बाय फ्यू मेंबर्स। फ्यू मेंबर्स क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, नॉर्मल पीपल होके हम लोग रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, अपना इलेक्ट करते हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जाएगा किस में, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जाएगा, फिर वो क्या करने वाले हैं, पूरा रूल्स रेगुलेशन बनाने वाले हैं। मतलब हमारे बिहाफ में, जनता के बिहाफ में वो लोग क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे। तो फ्यू मेंबर यहाँ पे होता है। ठीक है, जैसे लोकसभा है तो कितना मेंबर होता है, राज्यसभा है उसमें मेंबर होता है, वो सब मिलकर यहाँ पर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करते हैं। लेकिन अनरिटन में कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राजा का शासन है, अब राजा जो बोल रहे हैं उसी को पालन कर रहे हैं। ऐसा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है? फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट होगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लोकसभा में पूरा पारित होगा, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें इसको स्टैंडर्ड करेंगे, ऑथराइज होगा। हर एक मेंबर का रिप्रेजेंटेटिव है जो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम के, उसका सिग्नेचर होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए ही नहीं हो। जब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं है तो फॉर्मली रिकॉग्नाइज होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। फिर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में और एक फीचर देखोगे कि इसे अमेंड करना इतना ईजी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है। अब अमेंड करोगे तो उसका भी रूल्स है कि पहले लोकसभा में आएगा, वहाँ पे पूरा डिस्कशन होगा, स्टैंडिंग कमेटी है उसमें क्या होगा, उसको पारित करेंगे, उसको स्क्रूटनी करेंगे। फिर कहीं जाके लोकसभा से पास हो रहा है तो फिर राज्यसभा में फिर वही प्रोसीजर स्टार्ट होगा। वो प्रोसीजर होने के बाद राज्यसभा फिर उसको प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए भेजेंगे। तो इतना ईजी नहीं है। लेकिन अनरिटन में क्या होता है, कुछ लिखा नहीं है, लग रहा है जो राजा है उसको लग रहा है कि इसमें क्या है, जनता के ओरिएंटेड है, तो जनता के लिए इसको पारित कर देना चाहिए। तो इससे अमेंड करना ईजी हो जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल याद रखोगे इंडिया का, और इंडिया को बोलते ही है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का यूके एग्जाम्पल होता है। क्लियर है? क्या समझ आया रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि हम लोग यहाँ पे फीचर्स समझ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसे ऐड किए गए हैं, वो चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनली जब 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किए गए थे तो उस समय 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे। और इम्प्लीमेंट कब किए हैं ये याद रखोगे, है ना। इम्प्लीमेंट कब किए हैं? 26 जनवरी 1950 को। यहीं पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एडॉप्ट करना अलग चीज़ होता है, इम्प्लीमेंट करना अलग चीज़ होता है। एडॉप्ट किए गए थे 26 नवंबर 1949 को, और इम्प्लीमेंट किए हैं 26 जनवरी 1950 को, याद रखोगे।
और उस समय जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बने थे तब 395 आर्टिकल 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल में डिवाइड किए गए थे। लेकिन अभी एट प्रेजेंट बात करोगे तो 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल हैं। ये क्या है, पूरे चेंजेस होते रहते हैं, जैसे टाइम आते चले जाते हैं, न्यू आर्टिकल इंसर्ट करते हैं, कुछ आर्टिकल डिलीट करते हैं, ये सब होता रहता है। पार्ट जो 7 है हैज़ बिन डिलीटेड, देखो अभी जैसे बोला कुछ आर्टिकल डिलीट भी होते हैं, तो पार्ट जो 7 है इसको डिलीट करके कौन सा न्यू आर्टिकल ऐड किए गए हैं, थोड़ा एज अ रेफरेंस पॉइंट याद रखोगे। पता नहीं, क्योंकि फैक्ट्स पूछे जाते हैं एफ कैट में, अब एफ कैट में ये भी फैक्ट्स पूछ सकते हैं, है ना, तो इसको याद रखोगे। पार्ट 7 में इस जो पार्ट है इसको इंक्लूड किए गए हैं। फीचर समझ आ रहा है, क्योंकि हम लोग फीचर समझ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीवियस लेक्चर तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग को समझे, अब इसमें उसका फीचर समझ रहे हैं। अब उसी के रेस्पेक्ट में एक कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर आता है, वो है फेडरलिज्म। क्या होता है फेडरलिज्म का? सीधी सा मतलब है कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल बॉडीज़ हैं। ये सब चीज़ क्या हो रहा है, गवर्नमेंट पूरा डिवाइड हुआ है, प्लस उसका जो पावर है, सेंट्रल के पास इतना पावर है, ये सेट ऑफ रूल्स है जिसमें सेंट्रल नियम कानून बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास इतना लिस्ट है जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकते हैं। तो ये पूरा क्या चलता है कि लेवल में फॉर्म होता है, और यही लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और इन सब के बीच क्या है, पावर का डिवीजन होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफर्स टू मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि इंडिया में है ना कि पहले सेंट्रल है, सेंट्रल के बाद 28 स्टेट्स हैं, प्लस उसमें लोकल बॉडीज़ हैं, ये सब चीज़ होता है। फिर एक जो टर्म आता है वो है अमेंडमेंट का, क्योंकि देखो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था 1949 में, है ना, एडॉप्ट किए गए थे, और उसको एडॉप्ट किए गए थे तो उसमें जो रूल्स से रेगुलेशन ऐड किए गए थे तो उस सिनारियो को देखते हुए किए गए थे। 1949 में जो भी सिनारियो था, सिचुएशन थे, उसको देखते हुए, उस परिस्थिति को देखते हुए ऐड किए गए थे। लेकिन अभी कितना चल रहा है, 25 चल रहा है। अब 25 में क्या है, पूरा सिचुएशन बदल रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उस रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को भी फ्रेम करना पड़ेगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं कि पूरे हर चीज़ को वहाँ पे चेंज कर दोगे, ऐसा नहीं। तो सिचुएशन को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, कुछ को डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें चेंजेस हो रहे हैं। तो वही चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, याद रखोगे। ठीक है, फिर इंडिया को हम लोग बोले जाते हैं फेडरेशन विथ ए यूनिटरी बायस। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर देखोगे तो कोई अगर स्टेट अगर चाह रहा है कि मेरे को अलग कंट्री बनना है, तो इंडिया के रेस्पेक्ट में इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि जो सेंट्रल है वो ज़्यादा पावरफुल है, स्टेट उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है अगर कंपेयर किया जाए। यहाँ पे खुद ही बोला है यूनिटरी बायस, जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और एक होता है फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। यही चीज़ मैं जो बताया अभी कि कोई भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, क्या होता है कि अगर स्टेट ठीक तरीके से अगर काम नहीं कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, सेंट्रल जो है वो स्ट्रांग है, सेंट्रल जो है स्ट्रांग है। और अगर देखे जाओगे तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट हैं स्टेट के रेस्पेक्ट में सस्पेंड कर देते हैं, या फिर ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, सेंट्रल क्या करता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो सब्जेक्ट हैं उसमें से रूल्स बनाने लग जाते हैं। मतलब वो यूनिटरी बायस है, सेंट्रल जो है स्ट्रांग है। तो ये दो टर्म याद रखोगे, फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस और फेडरेशन विथ स्ट्रांग सेंटर, इस चीज़ को याद रखोगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन कभी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी ऐड नहीं है कि इंडिया के रेस्पेक्ट में फेडरेशन यूज़ किया हो। ठीक है, याद रखोगे इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो अब समझ आ गया क्या होता है फेडरलिज्म, मतलब वही जो सेंट्रल ऑफ पावर हो, गवर्नमेंट का फॉर्म हो और वो पावर में डिवाइड हो, फेडरल बोलो या फिर फेडरेशन बोलो। तो दो चीज़ यहाँ पे अब समझना है। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, अभी हम बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे हम लोग देखें। बट ये बताओ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है और एक होता है यूनिटरी सिस्टम, यूनिटरी फीचर, इसमें क्या डिफरेंस है। अब देखो फेडरल सिस्टम में क्या होगा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट में है, तो दोनों के लिए तो रूल्स होना चाहिए कि ये रेस्पेक्ट में काम करेंगे। ये सब चीज़ कौन बताने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा तभी तो बताएंगे। और यूनिटरी बायस क्या है, जिसमें से राजा है, अब राजा हर चीज़ का डिसाइड कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होता है।
ठीक है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो या फिर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, क्योंकि राजा बोल रहे हैं, अब कोई गवर्नमेंट है नहीं, है ना, कि राजा जो है सेंट्रल में बैठे हैं उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट बना रहे हैं, ऐसा सिस्टम तो वहाँ है नहीं, है ना। तो यूनिटरी मतलब सिंगल सिस्टम में बात करते हैं, लेकिन फेडरल मतलब लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है। यहाँ पे जो फेडरल है उसमें से सुप्रीमेसी होता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशंस को हेड माने जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो यूनिटरी फीचर है, यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप होता है। फिर फीचर्स को पहले समझ लेते हैं, फेडरल फीचर्स को। फिर फेडरल में बात करोगे तो रिजिडिटी होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिडिटी ऐसा नहीं है कि जो मर्जी चाह रहे उसको ऐड करते चले जा रहे हो, ऐसा फेडरल में नहीं देखने को मिलता है। वो क्या है, पूरा रिजिडिटी होता है। इंडिपेंडेंस होता है जुडिशरी, अगर लगता है कि जो है पार्लियामेंट क्या है मनमाने तरीके से या फिर आर्बिट्रेरी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, तो जुडिशरी क्या करते हैं, उसमें इंटरफियर करके उसको नलीफाई कर देते हैं। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलता है। बाई कैमरलिज्म है जो कि फेडरल फीचर में ही देखने को मिलता है। बाई कैमरलिज्म मतलब जैसे कि स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, फिर उसके बाद क्या होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, पढ़ते हो ना, जैसे कि लोकसभा राज्यसभा, वो सेंट्रल लेवल में होता है, और स्टेट लेवल में भी ऐसा होता है जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। लेकिन बाई कैमरलिज्म एट प्रेजेंट हर स्टेट में नहीं है, कुछ सेट ऑफ स्टेट है, उस स्टेट का नाम मेरे को बताना, कमेंट में बताओ। तो बाई कैमरलिज्म जो है हर स्टेट में नहीं है, कुछ ही स्टेट में है। फिर डुअल गवर्नमेंट समझ चुके हैं, क्योंकि फेडरल है, सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, इस तरीके से क्या है फेडरल फीचर्स होते हैं। पूरा याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं भाई यहाँ से। फिर एक आते हैं यूनिटरी फीचर, सिंगल सिटीजन से पढ़ लिए। फिर इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है, एक ही जुडिशरी है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। लेकिन यूनिटरी फीचर में क्या होता है, इंटीग्रेटेड होगा, एक ही जुडिशरी होगा, हर चीज़ जो है वही, एक जो जुडिशरी है उसी वही हैंडल कर रहे हैं। ऑल इंडिया सर्विस देखने को मिलता है, इमरजेंसी प्रोविज़न यूनिटरी, ठीक है, प्लस अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय सेंट्रल। तो ये सब चीज़ का यूनिटरी फीचर्स हैं, फीचर्स को याद रखोगे, क्लियर। और कुछ लोगों ने क्या है इंडिया का फेडरलिज्म के ऊपर कमेंट किया है। क्यों कमेंट किया है, क्योंकि इंडिया का फेडरलिज्म देखोगे तो क्या है इमरजेंसी प्रोविज़न है इंडिया के फेडरलिज्म में, लेकिन ये तो यूनिटरी फीचर्स हैं, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इंडिया का जो फेडरलिज्म हम लोग मानते हैं वो ये चीज़ मानते हैं। अब ये समझ आया कि क्यों लिखा हुआ है, ये चीज़ देखो, यहाँ से अब बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया हैज़ अ फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस और फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब समझ आया, क्योंकि यहाँ पे जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है, इंडिया जो फॉलो करता है वो इमरजेंसी प्रोविज़न भी फॉलो करता है, जो कि यूनिटरी फीचर है। अपॉइंटमेंट गवर्नर का सेंट्रल करते हैं, ये भी यूनिटरी फीचर है, लेकिन इसको इंडिया में अपॉइंट किए हो, इंडिया में फॉलो करते हो। मतलब क्लियर है कि फेडरेशन विथ यूनिटरी बायस, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल, इस रेस्पेक्ट में कंसीडर किया जाता है इंडिया को। समझ आया क्या। तो कुछ लोगों ने इसी के रेस्पेक्ट में कमेंट किए, क्योंकि इंडिया जो है ये पूर्ण रूप से बोल सकते हो फेडरेशन नहीं है, है ना, क्योंकि इंडिया का फेडरेशन बात करोगे तो यूनिटरी फीचर्स भी इंक्लूड हैं, फेडरल फीचर के साथ यूनिटरी फीचर भी इंक्लूड कर रहे हो। तो कमेंट किसने किया है, क्वासी फेडरल बोले हैं इंडिया के फेडरलिज्म को। कौन बोले हैं, KCVL, याद रखोगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोले हैं ग्रेविन ऑस्टिन ने। बार्गेनिंग फेडरलिज्म बोले हैं बाय मॉरिस जोन्स ने। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया है, थोड़ा कमेंट को याद रखोगे। इंडिया में फीचर्स और अगर आगे देखें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करते हैं, क्योंकि जितना भी रूल्स से रेगुलेशन बनते कोई राजा रजवाड़े यहाँ पे नहीं बनाते हैं, पूरा सेट ऑफ रूल्स हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में इंडिया को हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर भी होता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है ना, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। क्योंकि लेजिस्लेटिव जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे वही इम्प्लीमेंट करें, वही हर चीज़ को देखे कि ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, कहाँ फंडिंग का ज़रूरत है कहाँ नहीं। तो हर रेस्पेक्ट में डिवीज़न ऑफ पावर है। लेजिस्लेटिव का काम है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करने वाला है। और एग्जीक्यूटिव अगर ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए जुडिशरी बैठा हुआ है, या फिर उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उतने इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, या फिर आर्बिट्रेरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जुडिशियल का आता है कि ये जो स्कीम्स हैं ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, इसे ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करो। ये सब कौन बोलेगा, जुडिशरी। तो यहाँ से यही जो सेपरेशन ऑफ पावर याद रखिए।
लेजिस्लेटिव जो है मैक्स बनाते हैं लॉ को, है ना, लॉ बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने का काम या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव करते हैं। अगर वहाँ पे आर्बिट्रेरी मिल रहे हैं या फिर ठीक तरीके से नहीं हो रहा है तो उसके लिए कौन बैठे हैं, जुडिशरी हैं, जिसे इंटरफेयर करके उसको ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। समझ आया ये चीज़, ये भी फीचर्स हैं। फिर अगला एक फीचर्स आता है वो है सेक्युलरिज्म का फीचर्स। ये क्या होता है सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म ये बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका कोई रिलीजन नहीं है और न ही वो कोई वन पार्टिकुलर रीजन को प्रमोट करने वाले हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में सेक्युलरिज्म। अ सेक्युलर स्टेट इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज अ स्टेट रिलीजन, है ना। क्योंकि इंडिया का कंट्री देखो, इंडिया एज अ कंट्री इतना डाइवर्सिफाई कल्चर है, इतना डाइवर्सिफाई रिलीजन है, और उसमें से एक को प्रमोट करोगे तो बाकियों का क्या होगा? क्योंकि सबने तो सब रिलीजन के लोगों ने तो वोट दे के इलेक्ट किए हैं, है ना। तो याद रखोगे सेकुलरिज्म का बेसिक मीनिंग यही होता है कि कोई भी वन रिलीजन को प्रमोट नहीं करने वाले हैं, न ही स्टेट का कोई एक रिलीजन होगा। इसमें से भी दो तरीका का रिलीजन होता है, एक होता है निगेटिव रिलीजन या फिर नेगेटिव सेकुलरिज्म बोल सकते हो, और एक होता है पॉजिटिव। ऐसा है कि देखो रिलीजन है, अगर उसका सेंट्रल के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इंटरफेयर ना हो रहा हो तो उसको हम लोग निगेटिव बोलते हैं। एक एग्जांपल लो, बेसिक एग्जांपल, कोई एक रिलीजन ए है और यहाँ पे कोई रिलीजन बी है। ये रिलीजन क्या है, फोर्सफुली बी रिलीजन को अपने में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। ए रिलीजन जो है फोर्सफुली बी रिलीजन के जितना भी पीपल्स हैं, लोग हैं, उसको अपने में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। मतलब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करेंगे कि ये सब चीज़ वायलेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपना रिलीजन को प्रमोट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ किसी दूसरे रिलीजन को अपने रिलीजन में इंक्लूड करना, ये जो है वायलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। अब इस रेस्पेक्ट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी है गवर्नमेंट है, वो क्या करने वाले, इंटरफेयर करने वाले हैं, और वही इंटरफेयर को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव सेकुलरिज्म बोलते हैं, पॉजिटिव रिलीजन बोलते हैं। एग्जाम्पल इंडिया में ये सब चीज़ क्लियरली देखने को मिलता है। पॉजिटिव समझ आया? क्योंकि देखो खुद देखो कि कोई भी वन रिलीजन है, दूसरे रिलीजन के जो लोग हैं उसको चाहे इलोर करके है या फिर उकसा के अपने रिलीजन में मिला रहे हो, तो कहीं से कहीं तक ये अनजस्टिफाई है। अब अनजस्टिफाई तो किसका रोल यहाँ पे आएगा, गवर्नमेंट का, जो कि इसको वायलेशन बता के इसको बैन कर सकते हैं, ठीक है। कुछ जैसे कि निगेटिव सेकुलरिज्म क्या होता है, इसमें से जो करना है वो करो, गवर्नमेंट उसमें कुछ ध्यान नहीं देगी। एग्जाम्पल यूएसए है, इसमें से गवर्नमेंट क्या है, इंटरफेयर ही नहीं करते रिलीजियस मामले में, तो निगेटिव सेकुलरिज्म आता है। और एक होता है पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ये एग्जाम्पल से ज़्यादा इजीली समझ पाए होंगे। तो सेकुलरिज्म डेफिनेशन भी समझ गए, पॉजिटिव नेगेटिव सेकुलरिज्म। यहाँ पे प्रॉपर पूछते हैं कि पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म का डेफिनेशन क्या है, या फिर नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या है, ऐसा पूछते हैं, ठीक है। क्या इतना समझ आया? पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। एफ कैट का जो लेवल होता है वही लेवल उससे थोड़ा अप होके बता रहा हूँ भाई, ठीक है। फैक्ट से पूछते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं उस तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ लेना। स्लाइड भी यहाँ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से पढ़ रहे हो और यहाँ से क्वेश्चन ना फंसेगा, गारंटी है, देखना, या फिर PYQ क्वेश्चन लगा के देखना इससे रिलेटेड। फिर अब जो कुछ फीचर्स हैं उसको, अगला जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सोर्सेज, कि जब 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, इतने सालों से 2 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। अब ऐसा तो नहीं जो हमारे फोर्थ फादर वही क्या कर रहे हैं, वही जो है पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, क्योंकि 395 आर्टिकल्स ऐड करना कोई मामूली बात नहीं है, और हर रेस्पेक्ट में ऐड करना ये कोई इतना ईजी टास्क नहीं है, समझ रहे हो। तो क्या करते थे वो लोग, जैसे कि हमारे फोर्थ फादर जो है फॉरेन ट्रिप में जाते थे, है ना, फॉरेन जो है एक्सप्लोर करने जाते थे, तो वहाँ देखते थे कि यहाँ का जो ये रूल्स हैं ये इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो रूल्स है पीपल ओरिएंटेड बना हुआ है, पीपल के लिए लाभ है ना। गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी तरीके से कुछ नहीं कर सकती। तो इस रेस्पेक्ट में क्या किए कि जैसे बाहर गए, वहाँ से आ रहे फोर्थ फादर, तो कुछ ना कुछ वहाँ से सीख के आते थे और उसी चीज़ को इंडिया में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किए। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो पूरा फॉरेन से कॉपी पेस्ट हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो क्या क्या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या क्या ऐसे कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, रेगुलेशन या फिर फीचर्स हैं जिसे इंडिया में ऐड किए गए हैं,
विथ सोर्सेज के साथ अब थोड़ा कवर करते हैं। पहला जो सोर्स लिए गए हैं वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये तो इंडिया का है, कहीं से तो लिए नहीं है। तो यहाँ से कौन कौन से फीचर्स लिए गए हैं? फेडरल फीचर्स लिए गए हैं। फिर गवर्नर को जो ऑफिस होता है उसको लिए गए हैं। जुडिशरी हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, है ना। फिर इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, इसको लिए गए हैं। किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 1935 से ही इसको, ये सब फीचर्स को लिए गए हैं। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट, जैसे कि ब्रिटिश में फॉरेन ट्रिप में गए तो वहाँ से क्या क्या सीख के आए और क्या इंडिया में इंक्लूड किए गए, वो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। जैसे भी देखते हो ना, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, प्लस प्रेसिडेंट हो गया। पार्लियामेंट में याद रखना जस्ट लोकसभा और राज्यसभा यही बस नहीं होता, साथ में प्रेसिडेंट भी होते हैं, ठीक है। फिर रूल ऑफ लॉ हो गया, सिंगल सिटीजन हो गए। फिर कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, बाइकैमरलिज्म, प्रीरोगेटिव रेट्स, ये सब चीज़ कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटिश से लाए गए हैं और इंडिया में इसको इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं। फिर यूएस से क्या क्या लाए हैं? फंडामेंटल राइट हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ को यूएसए से लिए गए हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लाए। फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी हो गया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा, ये सब चीज़ आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाए गए हैं, ठीक है। प्लस कनाडियन, जो कनाडा से क्या क्या इंडिया ने इनकॉर्पोरेट किए। फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अभी बताया हूँ। वेस्टिंग रिसाइडरी पावर टू द सेंट्रल, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, ये सब चीज़ कहाँ से लाए हैं? कनाडा से ही तो लाए हैं। प्लस ऑस्ट्रेलिया, क्या क्या चीज़ लाए हैं ऑस्ट्रेलिया से? वो है कंकरेंट लिस्ट, है ना। पहले एक होता है सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। इसको अभी आगे बढ़ते हैं, इसका शायद पीडीएफ है, मतलब स्लाइड बना हुआ है, अगर नहीं होगा तो बताता हूँ मैं। फिर ज्वाइंट सिटिंग बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सपोज करो अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई केसेस हैं, या फिर कोई केस तो नहीं बोलना चाहिए, कोई ड्राफ्ट है वो क्या है अटक गया हो, है ना, या फिर पारित ना हो पा रहा हो, तो उससे क्या है लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर उसको पारित कर देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेशन बोलो या फिर ज्वाइंट सिटिंग बोलो, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिए गए इसको। प्लस जो जर्मनी, जिसे हम लोग वेमार कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इससे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, एक्सेप्ट 2021। बाकी जितना भी फंडामेंटल राइट हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सस्पेंड कर सकते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, समझ रहे हो। प्लस यूएसएसआर से क्या क्या लिए गए हैं? जो एट प्रेजेंट रशिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गया, है ना। आइडियल ऑफ जस्टिस, चाहे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन द प्रियम्बल, ये सब चीज़ कहाँ से लिए गए हैं? अगला ही लेक्चर प्रियम्बल में है, वहाँ समझ लेंगे। लेकिन ये सब चीज़ यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, इसको याद रखोगे, क्लियर। फिर फ्रेंच से, जैसे कि रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल। अब देखो यहाँ पे पूरा इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी सब वर्ड आ रहे हैं। अभी हम लोग क्या है फीचर्स बस समझ रहे हैं, पूरा डेफिनेशन इसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि प्रियम्बल अलग से टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, तो उसमें सब कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आ रहा है तो यहाँ पे घबराना नहीं है कि तो हम पढ़े नहीं है, सब आगे पूरा कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। फिर साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, साउथ अफ्रीका से लिए गए हैं। जापानीज से द प्रोसीजर इस्टाब्लिश बाई लॉ, इसको लिए गए हैं, कवर, क्लियर है क्या, समझ आए। तो कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, सोर्सेस क्या रहा है, हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझें। फिर देखो कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल जस्ट 1 2 3 4 5 ऐसे करके इनकॉर्पोरेट कर दिए या फिर ऐसे करके लिख दिए, ऐसा नहीं है। इसको यहाँ से इतना आर्टिकल जो है 1 से 50 आर्टिकल पार्ट 1 में आएगा, है ना, 51 से 100 आर्टिकल पार्ट बी में आएगा, फिर पार्ट 2 में आएगा, इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं, है ना। तो इसको पार्ट वाइज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कि पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 में किसके बारे में डिटेल्स हैं? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 1 से 4 आर्टिकल हैं, है ना, 1 से 4 आर्टिकल हैं, उसमें से केवल और केवल यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इसी के बारे में ही बताए गए हैं। अब इससे क्लियर हो जाएगा कैसे। सपोज लोकसभा में कोई टेबल किए गए हैं ड्राफ्ट को, अगर वो जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इससे रिलेटेड है तो डायरेक्टली कहीं पे और बाकी खोजने की ज़रूरत नहीं है, उसको पता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो है पार्ट 1 से 4 में आते हैं, जो आर्टिकल 1 से 4 में आते हैं पार्ट 1 में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बुक निकालेंगे, जस्ट पार्ट 1 को निकालेंगे, वहाँ से रीड करेंगे, है ना। अब वही सोचो सपोज़ ये सब चीज़ इंक्लूड नहीं होता, पार्ट को नहीं डिवाइड किए होते,
तो 395 पूरा आर्टिकल है। अब इसमें से खोजते रह जाते हैं कि कहाँ पे सिटीजनशिप का रूल्स लिखा हुआ है ना। तो इसको इजी बनाने के लिए इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं। पार्ट सेकंड में क्या आता है, सिटीजनशिप हो गया 5 to 11। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट हो गया, 4 में DPSP, 4A में फंडामेंटल ड्यूटी, पार्ट 5 यूनियन, और ये पूरा आर्टिकल इसके साथ लिखा हुआ है। तो इसको जस्ट एक बार रीड करोगे, है ना। पूरा पार्ट जो है 25 पार्ट एट प्रेजेंट है। तो क्लियर है क्या, ये सब चीज़ लिखा हुआ है, इसको रीड करोगे। इंपॉर्टेंट मैं बता दिया हूँ उधर, है ना। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको तो रटना ही है ना। बाकी तो एलिमिनेशन हो गया, उसके तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। द यूनियन टेरिटरी, है ना, इस पार्ट में है। 9 पार्ट में पंचायती हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, अगर हो सके तो पंचायती राज का याद रखना, साथ में उसका आर्टिकल को भी याद रख लेना। आर्टिकल बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछते हैं पंचायती राज से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पूरा है, इसको एक बार अपने लेवल में रीड करोगे और याद रखोगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए उसे शेड्यूल में डिवाइड कर दिए गए हैं, ठीक है। जो 12 शेड्यूल पढ़ते हैं हम लोग, उसको शेड्यूल में डिवाइड कर दिए गए हैं। कि जैसे फर्स्ट शेड्यूल है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या का डिस्कशन होगा, इसमें लिस्ट है स्टेट एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फिर सेकंड शेड्यूल में क्या है, लिस्ट ऑफ सैलरी ऑफ ऑफिशियल होल्ड, जो ऑफिसर जैसे प्रेसिडेंट हो गया, जज हो गया, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो इसका जो ऑफिस है उसको किस में डिफाइन किए गए हैं, सेकंड शेड्यूल में डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। थर्ड शेड्यूल में क्या बोले गए हैं, ओथ एंड अफर्मेशन का जिक्र यहाँ पे किए हैं। याद रखोगे इसको, ठीक है, कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या बोले हैं, सेकंड शेड्यूल में क्या बोलते हैं, क्या लिखा हुआ है। फिर फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया, जैसे कि राज्यसभा में अलोकेशन कैसा होगा सीट्स का, है ना। जो स्टेट असेंबली है वहाँ से कितना सीट राज्यसभा को मिलेगा, है ना, कितना स्टेट से कितना राज्यसभा में सीट जाएगा, ये फोर्थ शेड्यूल डिफाइन करता है। फिर फिफ्थ शेड्यूल हो गया प्रोविज़न टू एडमिनिस्ट्रेशन, जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल टाइप है, क्योंकि उसको स्पेशल प्रोविज़न चाहिए, क्योंकि सिटी एरिया से नॉर्मल जो लाइफ है उससे क्या है, उसका लाइफ डिफरेंट होता है, तो उसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है। तो इसे फिफ्थ शेड्यूल में ऐड किए गए हैं। फिर सिक्स शेड्यूल में जो स्टेट है कौन कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 स्टेट हैं, स्टेट को याद रखोगे और शेड्यूल कौन से शेड्यूल में इसके बारे में स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं इसको भी याद रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और 7th शेड्यूल का बात करोगे तो यूनियन, सेंट्रल, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट जो होता है, लिस्ट होता है, उसको यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस के बारे में बात किए गए हैं। 9th शेड्यूल में एक्ट रेगुलेशन का जो वैलिडेशन होता है कि कितने तक वैलिडेशन होगा, इसके बारे में बात किए गए हैं। एंटी डिफेक्शन जो होता है उसके बारे में 10th शेड्यूल में बात किए गए हैं, ठीक है। फिर 11th शेड्यूल में पंचायती राज रूरल का होगा। और 12th शेड्यूल में जो म्यूनिसिपलिटी, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट होता है, उसके बारे में इसको डिफाइन किए गए हैं। समझ रहे हो क्या। तो ये जो पूरा 12th शेड्यूल लिखा गया है यहाँ पे, इसको एक बार कंसिडर करना है, याद रखोगे, है ना। फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ओरिजिनली जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो कितने थे, 14 थे, लेकिन एट प्रेजेंट जो है 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अब कौन कौन से लैंग्वेज हैं ये थोड़ा कंसिडर करके रखोगे माइंड में, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा 8th शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है, अब बताओ। तो थोड़ा बेसिक आइडिया होगा इससे लैंग्वेज से रिलेटेड, तभी तो क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। जैसे कि असम, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, ये सब जो लैंग्वेज लिखा गया है ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर 8th शेड्यूल में इंक्लूडेड है। लेकिन अगर इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो जो अदर लैंग्वेज होगा उसको इजीली टिक कर पाओगे। तो 8th शेड्यूल में ये पूरे लैंग्वेजेस ऐड किए गए हैं, ठीक है क्या। तो जो इनिशियली पता है कि 14 लैंग्वेज ऐड किए गए हैं, लेकिन बाकी के दो तीन चार जो क्वेश्चन बोलता हूँ, जो लैंग्वेज ऐड किए गए हैं उसका अमेंडमेंट थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। जैसे कि सिंधी को कौन से अमेंडमेंट में एक्ट किए गए हैं, वो है 21st अमेंडमेंट इन 1967, इसमें ऐड किए गए। प्लस कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इसको 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इंक्लूड किए गए हैं। फिर बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, इसको 92 अमेंडमेंट में एक्ट किए गए हैं। फिर जब 96 अमेंडमेंट आया उसमें से ओडिया टू ओडिया किए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको 96 अमेंडमेंट में चेंज किए गए हैं। तो इसके लैंग्वेज को याद रखोगे और उससे अमेंडमेंट को याद रखोगे, है ना। 2-3 बस अमेंडमेंट है यहाँ पे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है क्या। फिर क्या है, जैसे कि प्रीवियसली बताया गया था कि जो लिस्ट है कि 7th शेड्यूल में डिवाइड है, 7th शेड्यूल में बोला गया है, ठीक है। पहली बात तो यही याद रखोगे कि 7th शेड्यूल में बात करते हैं कि सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब देखो
क्या है, सेंट्रल लिस्ट ये होता है कि जिसमें कुछ सेट ऑफ लिस्ट है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल्स बना सकते हैं, है ना। अगर यही लिस्ट नहीं होता तो फिर जो मर्जी चाह रहे स्टेट कुछ अलग रूल बना रहे हैं, सेंट्रल उसी में अलग रूल बना रहे हैं, तो इससे क्या है पूरा डाइवर्जेंस हो जाता। ठीक है, तो इससे इजी होने के लिए या फिर इजी करने के लिए क्या किए गए हैं कि एक यूनियन लिस्ट बनाएं जिसमें से ये कुछ लिस्ट हैं, ये इतना नाम है, इसी लिस्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रूल्स बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट होता है जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकते हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट होता है इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी रूल्स बना सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट जो है रूल्स नहीं बना सकते हैं, या फिर उसी को इसमें ऐसा कौन सा रूल है जिसमें से स्टेट गवर्नमेंट बना सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा माइंड में रखना कि जैसे कि डिफेंस हो गया, आर्म एनुमेशन हो गया, एटॉमिक एनर्जी, सिटीजनशिप, इन सब के ऊपर जैसे सेंसस हो गया, लेबर माइंस हो गया, यहाँ पे यूनियन लिस्ट जो है, यूनियन लिस्ट है, इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट है रूल्स बनाएंगे। स्टेट में जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ है, पिलग्रिम हो गया, लिकर, एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ में स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाएंगे। प्लस कंकरेंट जिसमें से सेंट्रल और स्टेट दोनों रूल्स कर सकते हैं, और ये वो है इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, वेट एंड मेजर, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, ये सब चीज़ जो है कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, ऐसा कुछ लिस्ट या फिर कुछ सिनारियो ऐसे देखने को मिलता है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं। वो कब होता है, पहली बात वो एक एक्सेप्शन है, अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है तो उस केस में ये सब चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन ये याद रखना कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के जो लिस्ट है वहाँ पे रूल्स बना सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। फिर रिसाइडरी करके एक सब्जेक्ट आता है, एक लिस्ट आता है, इसमें से क्या है कि दिस सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इससे हम लोग क्या है इंक्लूड कर सकते हैं। पार्लियामेंट हैज़ अ लॉ मेकिंग पावर, जिससे ये इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर जैसे आगे आने वाले कुछ सब्जेक्ट हो गया, इसमें से ना तो उसमें लिखा है सेंट्रल स्टेट, ना तो कंकरेंट में लिस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, तो अगर कोई नया चीज़ आता है, नया सब्जेक्ट आता है, तो उसको हम लोग रिसाइडरी सब्जेक्ट में ऐड करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसे 42nd अमेंडमेंट से स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में इस भेज दिए गए, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में इंक्लूड कर दिए गए। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वेट एंड मेजर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल बर्ड्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं जिससे क्या किए गए, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में ऐड किए गए हैं। क्लियर है क्या। तो देखो इस तरीके से क्या है, जितना भी साइलेंट फीचर हो सकते हैं, देखो फीचर्स बहुत सारे हैं, लेकिन एग्जाम में आएगा नहीं और उसको पढ़ के करोगे भी क्या, है ना। तो अपने को यहाँ पे पीएचडी थोड़ा ना कर रहे हैं, अपने को एग्जाम यहाँ पे क्लियर करना है, पहली बात। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हर एक डायमेंशन को यहाँ पे कवर किए हैं। कोई भी डाउट है, नंबर दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी है अपना, जिसमें पूरा PDF हर चीज़ यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाता है। चलिए फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।